हमेशा की तरह ये क्लास भी हमारा हिंदी क्लास होने वाला है और ये क्लास जो है आपका 13 जनवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट ने जो कराया था उसके हिंदी के पोर्शन जो हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो चलिए उस हिंदी के पोर्शन में हम अपने गद्यांश को कवर करते हैं और गद्यांश के आधारित हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो इस गद्यांश पे आधारित हैं। तो उनसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हों या पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा। चलिए तो क्लास के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं गद्यांश पढ़ता हूँ कि दिया कि गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। यह अमुक गुरु का शिष्य है ऐसा कहा जाता है। गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। जो शिष्य पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित है उसके जीवन में एक समय आता है जब वह गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है। शिष्य की वृत्ति सद्गुरु में मिल जाती है। उनकी प्रत्येक चेष्टा में, हाव भाव में, वाणी घुल में गुरु का प्रतिबिंब नजर आता है। इतना ही नहीं, उसकी आकृति भी गुरु जैसी हो जाती है। कई की तो वाणी भी गुरु जैसी हो जाती है। वाणी, विचार, वृत्ति, वेशभूषा सब में जब सद्गुरु अवतरित होते हैं तब यह नहीं पूछना पड़ता है कि तुम्हारा गुरु कौन है। तब तो यह शिष्य को देखते ही पता चल जाता है कि जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो पहले सुयोग्य माता पिता की खोज करते हैं। उसी प्रकार सद्गुरु भी अवतरित होने के लिए होनहार शिष्य ढूंढते हैं। गुरु अपने शिष्य से माँ से भी ज़्यादा परंपरा के माध्यम से यह अविनाशी गुरुत्व हमेशा शिष्य को प्रकाश देता है। तो ये आपका गद्यांश रहा और गद्यांश के आधार पर हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है कि गुरु शिष्य परंपरा में, तो गुरु शिष्य परंपरा में आप सभी जानते हैं कि शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें हम सेकंड ऑप्शन यानी कि बी वाला ऑप्शन को सही करेंगे। क्या आता है? शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है, ना कि गुरु के साथ शिष्य का नाम पहले आता है। जब भी बात करेंगे शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। फिर बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की जो दिया है कि गुरु अपने एक एक शब्द में शिष्य में अवतरित होता है। वाक्य से तात्पर्य, तो बहुत ही साधारण अर्थ है कि गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है। क्या होती है? यानी कि गुरु की जो शिक्षा होती है वो शिष्य में साफ एकदम झलकती है। तो उसको आप सी वाले ऑप्शन को अगर आप टिक करेंगे तो ये एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात करेंगे कि तीसरा क्वेश्चन दिया कि शिष्य गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है का आशय है। तो देखिए इन सभी शब्दों मतलब वाक्यों का अर्थ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। तो समझने का एक तरीका होना चाहिए जो अपने अंदर डेवलप करिए। जब समझने का तरीका डेवलप कर लेंगे तो सारे वाक्य का अर्थ जो है आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। तो ए ऑप्शन दिया है कि शिष्य के व्यक्तित्व में गुरु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बी है शिष्य के व्यक्तित्व पर गुरु का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखने लगता है। सी है शिष्य गुरु की शिक्षाओं का आत्मसात करके उसी राह पर चलता है और शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है। तो शिष्य स्वयं गुरु तो नहीं बनेगा, लेकिन बात करेंगे सी वाले ऑप्शन की, तो शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी की राह पर चलता है और इसी को हम क्या कहते हैं कि शिष्य गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है। ये एकदम सटीक और सही इसका वाक्य अर्थ है। चौथे की बात करेंगे तो किस प्रकार के शिष्य पर गुरु का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? पूर्ण समर्पित, बुद्धिमान, विद्वान, परिश्रमी। तो आप सभी जानते हैं जो पूर्ण समर्पित शिष्य होते हैं उन्हीं पे जो है गुरु का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। पांचवें की बात करेंगे दिया है कि ईश्वर अवतरित होने से पहले किसकी खोज करते हैं? ए है सुयोग्य शिष्य, बी है सुयोग्य भाई, सी है सुयोग्य मित्र और डी है सुयोग्य माता पिता। तो आपका जो ऑप्शन है ये सुयोग्य माता पिता के आधार पे एकदम है। ईश्वर अवतरित होने से पहले किसकी खोज करते हैं? सुयोग्य माता पिता। ये आपके गद्यांश में दिया हुआ है। बात करेंगे छठवें क्वेश्चन की जो दिया है गद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति का भाव। शिष्य के प्रति का भाव, अब देखिए शिष्य के प्रति के बाद जो है यहाँ पे खाली स्थान है। क्या है? खाली स्थान है। तो गुरुत्व का भाव, स्थिति का भाव, ममत्व का भाव या पुरुषत्व का भाव। तो आप सभी जानते हैं किसका भाव? ये ममत्व का जो भाव है वो गद्यांश के अंदर गुरु में अपने शिष्य के प्रति ममत्व का भाव होता है। क्या होता है? ममत्व का भाव होता है। फिर बात करेंगे सातवें क्वेश्चन की दिया है कि सदगुरु का संधि विच्छेद है। तो आप सभी जानते हैं कि सत धन गुरु यानी सत धन गुरु, सत में आधा त यानी कि देखिए सत प्लस गुरु यानी कि जो ए ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा, सत प्लस गुरु। फिर बात करेंगे आठवें क्वेश्चन की दिया है कि समर्पित में प्रत्यय है। समर्पित में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ दिया है कि उठा के इस लास्ट वाले को दिया है पिर्त, यहाँ दिया है तो,
इत पित्त। तो आपको पहले मैं बता दूं, किसी भी, जैसे मान लीजिए ये आपका एक शब्द है, तो शब्द के आगे उपसर्ग लगेगा और शब्द के बाद में प्रत्यय लगेगा। तो आपसे प्रत्यय पूछा है, तो समर्पित में अगर हम बात करें समर्पित में प्रत्यय है, तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? प्रत्यय आप सभी जानते हैं कि इत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत। कैसे हो जाएगा? समर्पधन इत, समर्पधन इत समर्पित हो जाएगा। तो देखिए ई वाला जो इत है ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि समय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समय का पर्यायवाची कौन नहीं है? बेला, काल, घड़िया या पड़ी। तो आप भी जानते हैं जो घड़ियाँ हैं वो समय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समय का पर्यायवाची शब्द बेला, काल, घड़ी, वक्त इत्यादि है, और जो घड़ियाँ हैं ये आपका नहीं होगा। बात करेंगे काव्यांश की, जो निर्देश दिया है 10 से 15 नंबर क्वेश्चन जो इसी के आधार पर चुने जाएंगे हम। तो दिया है कि हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों। चौपाए का सेंस 4 पैर वाले जानवरों से है, यानी गाय, भैंस जो भी हो सकते हैं। फिर अगला लाइन है, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो ये वे दुष्कर्म का फल चखते हैं। आज सभ्यता बहसी वन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। ये आपका काव्य हो गया, काव्यांश हो गया। और इसके आधार 10वें को करने का प्रयास करते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन को दिया कि लेखक ने दुष्कर्म किसे कहा है। तो दुष्कर्म आप भी जानते हैं, दुष्कर्म ये नेचर के आधार पर था, यानी कि जो पर्यावरण है उसके आधार पर ये प्रश्न बनाया गया है। तो आप भी जानते हो जो पेड़ों का काटना हो जाएगा वो दुष्कर्म एक प्रकार से लेखक ने माना है इस काव्यांश के अंदर। बात करेंगे 11वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि पेड़ों को काटने पर चिड़ियों को क्यों रोना पड़ेगा। तो ये है, चिड़ियाँ पेड़ों पर बहुत प्यार करती हैं, ये नहीं हो पाएगा सही। चिड़ियाँ पेड़ों को बहुत समझ जानती हैं, ये भी नहीं होगा। पेड़ों कटने पर चिड़िया घोंसला नहीं बना पाएंगी। और डी है, पेड़ों के कटने पर चिड़िया बच्चों को नहीं झुला पाएंगी। तो आपका सी ऑप्शन जो है, पेड़ों के कटने पर चिड़िया घोंसला नहीं बना पाएंगी, यह एकदम सही आंसर है। 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे, दिया एक कविता में सहन से क्या आशय है। सहन मतलब झेलना, पिंजरा, डाल या आंगन। तो सहन मतलब आंगन होता है। जैसे आपसे अगर देहात की भाषा में पूछेंगे तो अरे यार उनके घर के सामने बहुत सहन है, क्या है? उनके घर के सामने बहुत सहन है। तो सहन का सेंस वहाँ बहुत ज़्यादा एरिया से मतलब है, जो खाली पड़ा हो, जिसका यूज वहाँ बैठने उठने से किया जाता हो। तो उसी प्रकार सहन का यहाँ सेंस जो है, आशय जो है आंगन से है। फिर बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि लेखक ने कविता में, अब डैश है इस खाली स्थान पे, क्या भरने की विनती की है। तो खूब सारे बच्चे पैदा करने की, धरती को हरा भरा रखने की, सभ्यता की शिक्षित और एकता के साथ रहने की। तो आपको बता दूं कि धरती को हरा भरा रखने की जो है विनती लेखक ने इस कविता में की है। 14वां क्वेश्चन है कि कविता में चौपाए से आशय। देखिए सबसे पहली लाइन में मैंने बताया था चौपाए। चौपाए का मतलब यहाँ देखिए, चौपाए का सेंस जानवर से है। क्या है? चौपाए का सेंस जानवर से, यानी कि जो 4 पैर वाले जानवर हैं उनकी ही चौपाए। अभी भी गांव देहात में चौपाए का यूज़ हम करते हैं। किसके लिए? हम चौपाए का यूज जानवरों के लिए करते हैं। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, जो 15वें नंबर का दिया हुआ है कि पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? पर्ण, तरु, वृक्ष, पादप। तो क्या नहीं है? आप सभी जानते हैं, जो पर्ण है, पर्ण ये आपका पर्यायवाची शब्द इसका नहीं है। पर्ण का मतलब पत्ता होता है। क्या होता है? पेड़ का मतलब, सॉरी, पर्ण का मतलब पत्ता होता है। और जो तरु है आपका, तरु, वृक्ष, पादप, ये तीनों पेड़ का पर्यायवाची है। तो इस तरह आपके ये जो क्लास है यहाँ समाप्त होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी मैं कह रहा हूँ कि अपने समय को आप इंक्रीज़ करिए, थोड़ा सा बढ़ाइए, 1 आध घंटे और समय अपने बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद देखिए किस क्वेश्चन को मैं लगा पा रहा हूँ, किसको नहीं लगा पा रहा हूँ। जो नहीं लगा पा रहे हैं आप उसको फिर क्लास को ओपन करके देखने का प्रयास करिए। अगर इस बार लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप बेस्ट कर रहे हैं। और इसी तरह प्रयास करेंगे तो आप 20 अगस्त को आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको फिर से। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।